वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हमारे साथ दीपा पवार जो महाराष्ट्र से आती है, फुले शाहू अंबेडकर इनसे प्रेरणा लेकर भटके विमुक्त समाज से एक नारीवादी दृष्टिकोण से, एक पर्यावरणवादी दृष्टिकोण से, एक कार्यकर्ता के नाते से अपनी एक खुद की पहचान बनाई है। दीपा, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। गगन और हम अनम्यूट के को होस्ट हैं और आज हम बातचीत करेंगे आपके काम के बारे में और ख़ास तौर पर जो भटके विमुक्त समाज, उनकी जो आज की परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति ऐसी क्यों बनी है और आगे ये परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। What we can do to transform that situation? How can we seek solidarity from others? बाकी लोगों से हम किस ढंग से वो solidarity ला सकते हैं ताकि एक जो बहुत बड़े बहुल जो एक तबका है समाज का, वो समाज के तबके को हम एक समाज में उनका जो स्थान होना चाहिए, एक डिग्निटी, एक स्वाभिमान का जो स्थान होना चाहिए, वो कैसे वो आ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे ये पॉडकास्ट में जुड़े। तो पहला जो सवाल है कि आपकी खुद की आइडेंटिटी, आप एक घैसाड़ी समाज से आती है, एक नारीवादी है, एक पर्यावरणवादी है, ये तो आपने आपकी किताब में भी लिखा है। ये पहचान बनने की जो प्रक्रिया रही, ऐसे कौन से आपके प्रेरणा स्रोत रहे, पॉइंट्स ऑफ इंस्पिरेशन, इवेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिसके कारण आपने तय किया कि मेरी ज़िंदगी मैं यही मुद्दों के लिए लगा दूंगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो प्रेक्षक है, हमारे जो ऑडियंस है, उनको आप बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। जय भीम और जिंदाबाद कि आपने ये सवाल के लिए जो है वो आमंत्रित किया। ये सवाल मेरे पास कई बार आता है कि आप खुद जिसे कहे कि पाल में एक झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी होने वाली लड़की और वहाँ से लेकर आज तक का थोड़ा बहुत जो भी सफ़र है, वहाँ पे क्या प्रेरणा स्रोत है। तो मैं कहूँगी कि प्रेरणा कोई भी मटेरियल चीज़ नहीं है, वो बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी के साथ और आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। मेरी पहली प्रेरणा आती है मेरे समुदाय से। जो मेरा समुदाय है वो इतना श्रमजीवी है, मेहनत करता है, सामूहिक तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करता है और इस समुदाय के अंदर सबसे ऊपर जिसे कहे कि जिम्मेदारी लेने वाली जो है वो औरतें हैं। इसकी श्रम, उत्पादकता और अभिव्यक्ति करने वाली औरतें हैं। और मैंने जब ये समझने की शुरुआत की समुदाय के अंतर्गत और सामाजिक कार्यकर्ता करके समुदाय के बाहर भी, तब मुझे समझ में आया कि बाहर जो सुधारनावादी दृष्टिकोण है उसकी नींव मेरे समुदाय में पहले से है, उसकी जो चिन्ह है वो मेरे समुदाय में पहले से है। तो क्यों ना इस विचारधारा को लेकर समुदाय के अंतर्गत का भी जो है वो सफ़र तय किया जाए। और वहाँ पे फिर मैं अपनी पहचान को लेकर आती हूँ कि मैं बस नारीवादी नहीं हूँ, तो मैं पर्यावरण प्रेमी नारीवादी हूँ, मैं श्रमजीवी नारीवादी हूँ, मैं उत्पादकता के ऊपर विश्वास रखने वाली नारीवादी हूँ, मैं शाहू फुले अम्बेडकरी मॉड्यूल से आने वाला जो नारीवाद है उसके ऊपर यकीन रखने वाली नारीवादी हूँ। बहुत बहुत आपने अच्छी बात की। आपके किताब में आप ये लिखती है कि आपका जो पहला स्कूलिंग रहा, करीबन आप 12वीं में थे कदा, उसमें आपका एक्सपोजर फुले शाहू अंबेडकर ये विचारों से और उससे एक प्रेरणा के स्रोत करके आपने देखा। तो थोड़ा सा आपके कुटुंब के बारे में, आपके स्कूल में जाने के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया, क्यों पढ़ाई महत्व की है। अंबेडकरी आंदोलन से तो हम जानते हैं कि अंबेडकर ने ये घोषणा दी थी, शिक्षा संगठित हुआ संघर्ष करा, और अंबेडकरी एक समुदाय जो है उससे प्रेरित होकर वो शिक्षा के अंदर चल। आपको ऐसे क्या घर में, आपने जैसे कहा कि आपका समाज ही आपका पहला प्रेरणा स्थान है, प्रेरणा स्रोत है, तो उसके में थोड़ा सा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यस, आप अगर देखेंगे कि घुमंतु भटकन समुदाय जो है उसके अंतर्गत जिसे हम कहें समाज के अंदर अंबेडकरी चेहरा नहीं है, बाबा साहेब का चेहरा नहीं है, शाहू फुले अम्बेडकर का चेहरा उतने नज़दीकी के साथ आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो वही सच्चाई मेरी भी रही है, लेकिन वो चेहरा नहीं है मतलब वो जीने की राजनीति में नहीं है, ऐसे नहीं है। वहाँ की अभिव्यक्ति यहाँ के जीने की राजनीति में है, बस चेहरा नहीं है। मैं स्कूल में इसलिए जा पाई क्योंकि स्कूल हमारे घरों के नज़दीक था, गवर्नमेंट का स्कूल था। गवर्नमेंट के स्कूल में आप जा सकते थे, आप पढ़ सकते थे, इस तरह का वातावरण था, इस तरह का स्थान था। तो सबसे पहले उसी लिए पॉसिबल हुआ कि हमारे इर्द गिर्द गवर्नमेंट के सिस्टम का स्कूल था।
दूसरी ये बात थी कि मैं स्कूल के अंदर बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, मुझे सब किताबी कीड़ा ही कहते थे, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी पहले से। तो उस वजह से थोड़ा एक विद्रोह जो पहले से था कि मुझे पढ़ना है वो मैंने कायम रखा। और बाबा साहेब, शाहू फुले अम्बेडकर, सावित्री फातिमा, इन सारे विचारों से एक काफ़ी मेरा नाता नहीं था एक्चुअली कुछ भी। अगर सही मायने में बोला जाए तो कई बार मुझे गुस्सा भी आता था कि मेरी 12वीं के बाद पढ़ाई रुकने का कारण जो है वो ये विचारधारा तो नहीं है। लेकिन एक वाकया मेरे ज़िंदगी में ऐसे आया कि एक बार हमारी ट्रिप गई थी बोरीवली नेशनल पार्क, और वो 6 दिसंबर का वक्त था। 6 दिसंबर से आते वक्त मुझे दादर ईस्ट में उतरने के बजाय मैं दादर वेस्ट में उतर गई और वहाँ की भीड़ में खो गई पूरी तरह से। और भीड़ ने ढकेलते ढकेलते मैं पूरी तरह उस भीड़ के अंदर शामिल हो गई जो महापरिनिर्वाण दिन के लिए बाबा साहेब को वंदन करने आते हैं। और किताबों से प्यार होने के कारण मैंने वहाँ की एक किताब उठाई जिसकी कीमत कुछ 15 से 17 रुपये होगी शायद, कि अछूत पहले के कौन थे, शूद्र पूर्वीचे कौन। वो किताब करीबन 3 से 4 बार पढ़ी और मुझे ऐसे लगा कि बाबा साहेब की किताब हाथ में लेकर वो शायद मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक चेतना जो है, वैचारिक चेतना जो है, वो जगने के अंदर सहकार बाबा साहेब ने वहाँ से किया किताब के ज़रिए। बहुत ही बढ़िया। शूद्र कौन थे, ये किताब बहुत बहुत अहम किताब है, बाबा साहब ने लिखी हुई है, और जो आज भी बहुत सारे एक सामाजिक विश्लेषण के ढंग से वो किताब की तरफ पूरे सोशोलॉजी में, सोशल साइंसेस में माना जाता है। अभी थोड़ा सा जो विमुक्त भटके समाज, ये जो नामकरण किया गया है, इसका थोड़ा इतिहास, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक शल्काशल ट्राइब, ये बहुत बार पेपर में आते रहता है, इसके लिए बात लोगों को समझ में आती है कि शल्काशल ट्राइब ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस ढंग का एक कोई है, क्लासिफिकेशन है। नोमैडिक ट्राइब्स, डो नोटिफाइड ट्राइब्स, इसका इतिहास हमारे बहुत सारे प्रेक्षकों को शायद पता नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये समाजों की इवोल्यूशन कैसे हुआ, कानून, ये डीनोटिफाइड का मतलब क्यों है, क्यों नोटिफाई उनको किया गया था, किसने किया था, क्यों किया था, वो थोड़ा एक इतिहास, एक इन्फॉर्मेशन, एक मालूमात के ढंग से लोगों के सामने आप रख पाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। एक्चुअली आपके सवाल के अंदर उसका सबसे पहले जवाब शुरू होता है कि लोगों को उसका इतिहास पता नहीं है। मुझे लगता है कि इतिहास पता न होने के अंदर ही कूटनीति है कि ऐसे बुलंद समुदाय का इतिहास ही ना पता चले जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पहल करते हुए अपना जो है वो योगदान दिया है, अपना बौद्धिक योगदान दिया है, श्रमिक योगदान दिया है, और यहाँ तक कि कई तरह के नुकसान और रिस्क लेते हुए बराबरी से इन समुदायों के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर सबसे पहले सामने आने वाला घुमांतू और भटकन समुदाय है। अगर आप उमाजी बहिर्जी नाइक का नाम अगर आपको पता होगा तो स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले इंसानों में से वो रामोशी समुदाय के पहले इंसान थे। जब वो उस तरह का संग्राम कर रहे थे तो खुद अंग्रेज लिख के रखते हैं कि अगर उमाजी नाइक को दंड नहीं दिया जाएगा तो वो दूसरा शिवाजी हो सकता है। इतना ज़्यादा उनका, जिसे हम कहें कि क्रेज था, इतना ज़्यादा उनका एक तरह की विजिबिलिटी थी, पहचान थी, एक होल्ड था। स्वतंत्रता का पहला मैनिफेस्टो निकालने वाले उमाजी नाइक थे। ये इतिहास में नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये एक तरह की कूटनीति है कि जब आप ये इतिहास में दिखाए जाओगे तब आपको उसका क्रेडिट देना पड़ेगा, आपको इतिहास के पन्ने के ऊपर उस नेतृत्व के फोटो देने पड़ेंगे, उनका नाम का जागर करना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का संग्राम कुछ खास गिने चुने लोगों का नाम नहीं था, वो घुमांतू और भटकन समुदाय से आया हुआ था। तो अगर हम काफ़ी संक्षिप्त में बताना जाए तो 2 तरीके का राजनीति मुझे घुमांतू जनजाति के लिए सामने आता है, मतलब जीने की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि ये समुदाय जो है वो ज़मीन, जल, जंगल, जिसे हम कहते हैं जल, जंगल, ज़मीन, उसके अभिव्यक्ति को और उसकी अस्मिता को, प्रतिष्ठा को भली भांति जानता था। स्वातंत्र संग्राम के अंदर रसद का सप्लाई करना, वैदू समुदाय जो है वो मेडिसिन प्रॉपर्टी, पुराना क्रांतिकारियों की देखभाल करना,
बहुरूपी समुदाय, राजा रजवाड़े जो है, जो प्रोग्रेसिव है, उनको अलग अलग वेश धारण करके जो है वो खबर देना, एक तरह का स्ट्रैटेजी और एक तरह का कृति आराखड़ा जिसे हम कहते हैं वो तैयार करना। तो लगातार इस समुदाय के लोग अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों को तो इनसे परेशानी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी यहाँ के ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में छुपे ज़मींदारों और वतनदारों को थी, क्योंकि ये जो भी समुदाय जहाँ पे रहता था, इनकी बुद्धिजीवी, इनकी क्षमता, इनका रिस्क को सामना करने का जो ताकत था, संगठन की जो ताकत थी, डेमोक्रेटिक एक अप्रोच था और स्वतंत्रता की परिभाषा जानने का जिसे हम कहें कि एक जो रूट था, उससे ब्राह्मणी व्यवस्था के जमींदार वतनदार भी परेशान थे। और जब आप परेशान हो और आपके जल जंगल जमीन को कोई बाहों में लेकर बैठा हुआ है, तो वो बाह छुड़ाएंगे कैसे, वो किस तरह से हम तोड़ेंगे, तो वो तोड़ने के लिए उनको वहाँ से हटाना भी ज़रूरी था। तो वही इतिहास है कि अगर हम आपको हीरो कहे तो आप हीरो करके सामने आएंगे, तो हमें आपको कहना पड़ेगा कि आप विलन हो, आप क्रिमिनल हो, आप कोई तो देशद्रोही जैसी कार्रवाई कर रहे हो जो देश के हित में नहीं है। और वही घुमांतु जनजाति के साथ सबसे पहले हुआ है, जिसको लेकर आज हम काफ़ी विचलित होते हैं, लेकिन भटकन समुदाय के साथ वो पहले से हुआ है। और 1871 में वो दिन आता है जब तक भटकन समुदाय ऑलरेडी 100 साल का दमन सह चुका होता है। 1871 के आसपास अंग्रेज़ों को लगता है, यहाँ की ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को लगता है कि अभी इनको कानूनी संरचना के अंदर बांध देना चाहिए, और वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर करीबन भारत के 198 आदिवासी, ओरिजिनली जो आदिवासी थे, ट्रांस समुदाय जिसे हम हिजरा समुदाय कहते हैं, वो समुदाय को भी इसके अंदर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर जो है वो बांध दिया जाता है। इसे अगर मैं संक्षिप्त में विवरण करूँ और रोकूँ तो ये क्या करता है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जनरेशनली चली आई पर्यावरण के साथ की आपकी अस्मिता को तहस महस कर देता है। वो आपको बेदखल कर देता है आपके जल जंगल और ज़मीन के अधिकारों से। वो आपको एक जगह पर रुकने की परमिशन नहीं देता है। वो आपको संपत्ति जो है वो आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो, जो मनुस्मृति भी कहती है कि जो है दलित आदिवासी संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो घुमांतु पर लाद दिया जाता है। ओपन जेल्स तैयार किए जाते हैं क्योंकि घुमांतु के लोग पीछे भी नहीं हट रहे हैं किसी भी संग्राम से, तो जेल कम पड़ रहे हैं कि उनको रखेंगे कहाँ पे। तो सोलापुर जैसे सेटलमेंट में ओपन जेल्स तैयार किए जाते हैं और तारों को बांधते हुए ऐसे सैकड़ों हजारों घुमांतु जनजाति के लोगों को, जो ओरिजिनली आदिवासी है, पीछे ढकेला जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इनका आर्थिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक कल्चरल एस्पेक्ट जो है, पर्सपेक्टिव जो है, श्रमजीवी उत्पादकता, कलाओं के आधार पर, डाइवर्स भाषाओं के आधार पर इनकी जीने की पद्धति और जीरो कैपिटलिज्म के साथ जुड़ी हुई इनकी उपजीविका, ये सारा तहस महस करने के लिए 1871 का कानून आता है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जो 1952 में बिकॉज ऑफ बाबा साहेब, जो शूद्र पूर्वीचे कौन होते इसके अंदर घुमांतु के बारे में लिखते हैं, वो साइमन कमीशन के सामने इसके बारे में बातचीत करते हैं और फिर नेहरू जी आगे आते हैं और ये जो एक्ट है वो रिपील होता है 1952 में। और थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी राहत मिलती है, जो पहले के जिनको क्रिमिनल ठहराया गया है वो अभी क्रिमिनल नहीं है, वो इतनी ही राहत है। बट दीपा, मैं आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। 1952 में हटा दिया, पेपर में हटाया, बट जो मानसिकता है वो अभी तक हटी नहीं है। नहीं। मैं अहमदाबाद से आता हूँ, वहाँ छारा नगर है और दक्षिण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कुछ भी चोरी हो कहीं भी, पहले जाके पुलिस उनको पकड़ के अंदर ले आती है और फिर हमारे जो लॉयर्स हैं उसी में लग जाते हैं उन्हें छुड़ाने में। एक छोटा पूरे देश में हो रहा है। तो ये मानसिकता सिर्फ ब्रिटिशर के उस कायदे से नहीं आई, उसके पीछे और भी कुछ साजिश है, सोच है, ब्राह्मणवाद जो आपने कहा, उसके बारे में अगर आप बताएं कि ये आज के दिन ये सोच ज़्यादा गहरी हो रही है कि कम हो रही है? 1947 मतलब 1947 में अगर हम आज़ाद होते हैं, घुमांतु को आज़ादी भी 5 साल लेट मिलती है। जो घुमांतु स्वातंत्र आंदोलन में सबसे पहले थे,
जो स्वतंत्रता का मैनिफेस्टो निकालते हैं, स्वतंत्रता के लिए फांसी पे जाते हैं, और बस वो स्वतंत्रता के लिए नहीं, उसकी नींव ही जल जंगल ज़मीन के पर्यावरणीय अस्मिता के सवाल में है। 5 साल बाद स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन देश के पहले इलेक्शन चलते समय घुमांतु नहीं है, संविधान लागू करते समय घुमांतु नहीं है, राइट। लेकिन समझो 1952 में एक्ट रिपील होता है। तो मैं कई जगह पे ऐसे कहती हूँ कि 1947 के पहले अंग्रेज़ों के लिए जो क्रिमिनल थे वो इस देश के लिए कैसे क्रिमिनल है। भगत सिंह अगर क्रांतिवीर है, गांधी जी अगर जिसे हम कहें समाज सुधारक है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑब्वियस क्रांतिकारक, समाज सुधारक और जिसे कहे कि इतने आगे है, तो फिर नोमैडिक ट्राइब के लोग शहीद क्यों नहीं हैं, वो रिफॉर्मर ट्राइब क्यों नहीं है, राइट। वो क्रिमिनल ही ट्राइब बन के रह गए। तो भारत के 10% पॉपुलेशन को क्रिमिनल बना के रखना, जिसे हम कहें, ये इतिहास का, लिटरेचर का और एक तरह के डिसीजन मेकर के पावरफुल एजेंडा का भी विषय है कि कुछ समुदाय 10% जो है वो क्रिमिनल के अंडर आए। और आपने जिस तरह से कहा कि कितने सारे वाकया जो है वो नोमैडिक ट्राइब के साथ, डीएनटी के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा पॉपुलेशन आपको सॉफ्टली हाथ में भी चाहिए, जो यहाँ से थप्पड़ दे तो वहाँ चल पड़े, यहाँ से थप्पड़ दे तो वहाँ चल पड़े, इस तरह का वो पॉपुलेशन है। और आपने अहमदाबाद की बात की, वो भारत के हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लागू होता है कि जिसे हम कहें कि पुलिस एट्रोसिटी का मामला हो, वहाँ पे नोमैडिक ट्राइब है। हम अगर पानी के लिए, ये तो एट्रोसिटी तो बहुत बड़ा फिर से मुद्दा है, लेकिन अगर एक नल चाहिए इसके लिए भी जाते हैं, तो सामने बैठे हुए इंसान का इतने सालों का ट्रेनिंग है कि वो किसकी कॉलर पकड़ सकते हैं। और सबसे भारी कॉलर, ताकत के साथ कॉलर अगर वो पकड़ सकते हैं तो वो नोमैडिक्स है, डीएनटीज है। और बट यू नो, अगर आप देखें, एससी बना दिया, एसटी बना दिया, ओबीसी बना दिया, ये सब बना दिया, और जब अलग अलग स्टेट्स में एंटी डीएनटी को बिखेर दिया, एससी में, एसटी में, कहीं ओबीसी में, ताकि वो एक समुदाय की तरह बिखर जाएं, और उनका नाम अभी भी एंटी डीएनटी रखा। ये पॉलिटिक्स कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तो अगर आगे चल के ये समुदाय को एक अलग पॉलिटिकल विचार बनाना है, तो आपकी क्या सोच है कि इसे कैसे इस सब झमेले में से, जिसे मैं कहूँगा, वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या समझ है, या उनको एक अलग ही आइडेंटिटी, और क्या वो आइडेंटिटी एंटी डीएनटी होनी चाहिए, इसके बारे में क्या सोच बन रही है समुदाय में? एक्चुअली समुदाय के अंदर समझ पहले से है, लेकिन किसकी समझ पटल पे चर्चा में आएगी, वो एक पावर डायनामिक्स का मुद्दा है। मैं कहूँगी कि क्या एनटी ने इसके बारे में पहले से नहीं सोचा है, वो लगातार सोच रहे हैं। जब से ओबीसी के अंडर नोमैडिक डीएनटीज को डाला गया है, क्योंकि हम नेशनली तो कई जगहों पे हम ओबीसी में आते हैं, हमारा नेशन वाइड आइडेंटिटी नहीं है, जैसे शेड्यूल ट्राइब का है, शेड्यूल कास्ट का है, तो बिखरा हुआ आप रहेंगे। तो जो बाबा साहेब का स्लोगन है ना कि आप शिका संगठित हो और फिर संघर्ष करो, आपको पढ़ने में, संगठित होने में और संघर्ष करने में आप जब तक स्कैटर्ड हो, आप उसको अमल नहीं कर पाओगे। और वो नोमैडिक डीएनटी के लिए खास मायने में, जिसे हम कहें कि सामने लाया गया है, नेशन वाइड आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसके ऊपर कभी भी निर्णयकारों ने एक ठोस नोमैडिक, और कितने सारे अहवाल और कमिटीज़ हुई है, कई अहवाल और कमिटीज़ का थोड़े बहुत फ़र्क से ये कहना है कि नोमैडिक को नेशन वाइड आइडेंटिटी में जो है वो जोड़ा जाए। और जहाँ पे अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें पॉसिबल है कि हम ओरिजिनली आदिवासी है तो आदिवासियत को ध्यान में रखते हुए भी सोच सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई परेशानी है तो फिर एक काफ़ी आह्वानात्मक वो बात होगी, फिर गवर्नमेंट ने आगे आकर शायद प्रॉपर नोमैडिक को डीएनटीज का डेटा सामने लाते हुए फिर अलग से सूची जो है वो बनानी होगी। लेकिन वो सूची को घटनात्मक बेस होना चाहिए, संविधानात्मक बेस होना चाहिए। वो जस्ट आपके थाली में कुछ तो किसी ने परोसा है और हमने परोसा है इसलिए आप खा लो, वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें थाली में क्या चाहिए, उसके अंदर हमारा ही, जिसे कहे कि रिप्रेजेंटेशन और रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो
अभी जो कास्ट सेंसस हो रहा है जैसे, उसमें आप लोगों ने इसे कैसे देखा है? और ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, दूसरी तरह से ये डब्बे में बंद करने की भी बात है। तो आप इसे कैसे नेविगेट कर रहे हैं? इसको कैसे होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, कैसे रखा ये मुद्दा? और अल्टीमेटली जैसे आपने कहा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फ्रेम के अंदर आप बांधना चाहते हैं, या इसकी सोच क्या बना रहे हैं? ये एक्चुअली बहुत जटिल मुद्दा है, क्योंकि मेरे मुताबिक मैं सहमत हूँ कि कास्ट सेंसस होना ही चाहिए, जिसे हम कहें, उससे कौन परहेज करेगा। लेकिन उसकी पार्श्वभूमि क्या होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बेस क्या बनाए जाएंगे, क्योंकि नोमैडिक्स के बारे में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज भी मोर देन 60% नोमैडिक जो है वो भटकन समुदाय है। जब कास्ट सेंसस होगा उन चीज़ों को कैसे देखा जाएगा? कास्ट सेंसस में बात करने वाले लोग जिस भाषाओं में बात करते हैं, और ऑलमोस्ट जहाँ पे एक तरह का मैनिपुलेशन होता है कि आपको जानकारी जो इंसान दे रहा है वो खुद जानकारी दे रहा है या आप जानकारी बुलवा रहे हो, वो दरवाजे पे आने वाला इंसान जो है वो तय करता है। दूसरा, ये अवेयरनेस का मुद्दा है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का मुद्दा है, ये संगठनात्मक भी मुद्दा है। तो मैं जब नोमैडिक के बारे में सोचती हूँ, डीएनटीज के बारे में, हमारे भीतर काफ़ी चर्चा चली है कि इस तरह के जब नए ठोस मुद्दे सामने आएंगे तो हमें क्या तैयारी करनी है। ऐसे ना हो कि हमने मांगा कुछ और वो मांगने के बदले हमारे ही सर पे कुछ जो है वो पटक दिया है, और फिर वो डेटा सामने आएगा और वो डेटा को ही हथकंडा यूज़ करके शायद हमारे खिलाफ अगर कोई रणनीतियाँ होती है तो उसका हम कैसे सामना करेंगे। मुझे लगता है कि खासकर डीएनटीज और नोमैडिक के बारे में कास्ट सेंसस के पहले कुछ स्ट्रक्चर, कुछ संरचना नोमैडिक के रिप्रेजेंटेटर को ध्यान में रखते हुए उनकी क्या मांगे हैं, कि वो क्या चाहते हैं। और आज बहुत बड़ी आवाज़ एंटी डीएनटी की है कि वो आदिवासी समुदाय में ही अपनी पहचान चाहते हैं। सो दैट्स द फ्रेम जिसमें ये मूवमेंट आप देखते हो, और आदिवासी की भी मूवमेंट काफ़ी बिखरी हुई है। आदिवासी नेतृत्व काफ़ी बिखरा हुआ है। उसमें आप लोग उनसे बात करके, ये मुश्किल है, बट मैं इसमें बहनों का एक अलग रोल हो सकता है नेतृत्व में। वो आप देख रहे हो स्ट्रैटेजी में? मैं तो शुरुआत से ही बहनों का ही रोल देख रही हूँ, क्योंकि अंतर्गत पेट्रियार्की भी तो है। तो घुमांतु जनजाति के अंदर भी कई बार डिसीजन लेने वाले समुदाय के अंदर मर्दों की भीड़ तो ज़्यादा है ही, और मर्दों के प्रश्न सिर्फ जिसे हम कहें लैंगिक प्रजनन आरोग्य तक नहीं है, वो सिटीजनशिप के प्रश्न है, वो नागरिकता सिद्ध करने के प्रश्न है, वो कास्ट सेंसस के प्रश्न है, वो पर्यावरण का जो दमन चला है उसके प्रश्न है। मुझे तो लगता है कि कास्ट सेंसस जैसे जो मुद्दे हैं वो बस बहनों के नहीं, इवन नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब और पूरे ही समुदाय के अंदर जो लैंगिक अल्पसंख्यक है उनके भी वहाँ मुद्दे हैं। तो जो भी इंटरसेक्शनलिटी के अंदर भी जिसे हम कहें कि जो कोई गाँव के अंदर दहलीज के पार है, कोई घरों के अंदर दहलीज के पार है, तो वो दहलीज मिटाने का टाइम है शायद अभी, और सबको मिलकर सोचने का टाइम है कि अपने भीतर की दहलीज अगर हम तोड़ देंगे तो ही जो एक भारी भक्कम दहलीज हमारी इर्द गिर्द सबने तैयार की है उसको हम चैलेंज कर पाएंगे। एक सप्लीमेंट्री और फिर मीनार आगे जाता है। मेरा 30-40 साल से दलित मूवमेंट के साथ, मेरा दोस्त मार्टिन, आप उसे जानते हैं, और मैं हमेशा ये सोच रहा हूँ कि दलित मूवमेंट किस तरीके से डज इट मूव आउट ऑफ द सो कॉल्ड SC/ST फ्रेम। सिमिलरली डीएनटी के लीडरशिप सिर्फ डीएनटी की बात करेंगे तो शायद मर्यादित होंगे, यानी क्या उन्हें थोड़े दूसरे मुद्दे उठाने चाहिए? दो चीज़ें लगती है सर मुझे यहाँ पे, कि कई बार परिवर्तन की या बदलाव की बात आती है तो हम दलित मूवमेंट को ही पूछते हैं। एक तो मुझे लगता है कि दो तरीके के, मैं वहाँ पे भी आऊँगी, लेकिन कभी भी बदलाव की बात आती है तो हम कहेंगे कि फिर दलित मूवमेंट जो है उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए सोचना पड़ेगा।
बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ का नेशन स्टेट किसके हाथों में है। तो जिसे हम कहें वो छुपे ब्राह्मणिकल मूवमेंट के हाथों में है ही, राइट। उसके अंदर दलित मूवमेंट अपनी जगह बना रहा है। और आप अगर मेरा अनुभव पूछे तो कई मतभेद और डिबेट के साथ जब भी पिछड़े वर्गों के साथ कुछ बातें होती है वहाँ पे दलित मूवमेंट ही होता है, वो आता है। लेकिन अब क्रिटिक की बात रही कि और हम क्या आईना दिखाएंगे, तो वो बिल्कुल ट्रूथ है कि दलित मूवमेंट, एक्चुअली दलित ये शब्द ही पिछड़े वर्गों के लिए है। जो किसी भी अंतिम स्थान पर है वो दलित है, किसी भी अंतिम स्थान पर संगठित है वो बहुजन है। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शनलिटी के अंदर जिसे हम कहे सबसे टॉप लेवल पे जिसे कहे कि मुंह से पैदा होने वाले लोग हैं ठीक है, फिर उसके बाद कुछ है, और थर्ड फोर्थ लेवल पर कही तो दलित है। अभी शायद फिर इंटरसेक्शनलिटी के इथिकल भूमि के साथ, एक नैतिकता के साथ जो भी छोटी मोटी पावर दलित मूवमेंट के हाथों में आ रही है, फिर वो एकेडमिक पावर हो, वो रिप्रेजेंटेशन की पावर हो, वो साहित्य की पावर हो, जो भी वो बहुत श्रम से मिलाई है उन्होंने, उसके अंदर कोई मतलब हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैं दलित मूवमेंट को भी कहती हूँ कि और पीछे देखना पड़ेगा। आपके पीछे जो खड़े हैं, और 10-20 सालों से नहीं, 50 सालों से नहीं, 200-250 सालों से जो पीछे खड़े हैं एक स्वतंत्रता के स्वर्ण महोत्सव के भी देश में, वहाँ पे पीछे खड़े होने वाले लोगों के पास देखना पड़ेगा। और हाँ, उसकी गति और उसकी आत्मीयता कई बार कम पड़ सकती है, राइट। लेकिन ये एक तरह का मूवमेंट को आईना दिखाने की तरह है। लेकिन एक चैलेंज ज़रूर है कि दलित मूवमेंट के हाथ में भी कितनी पावर है। स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारे कमीशंस NT-DNT के बारे में बने हैं। मैं सभी का नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ। लोकुर कमीशन था, इदादे कमीशन था, रेंके कमीशन जिसके साथ मैं भी जुड़ा रहा था क्योंकि अन्ना रेंके जी के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ताल्लुकात है। तो ये सभी कमीशंस जो हुए, ये कमीशंस का क्या मतलब हुआ समाज के लिए? क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना कि द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट, कि कमीशन ने रिपोर्ट लिख दिया लेकिन वो रिपोर्ट का असर हमारे समाज के ऊपर क्या हुआ। तो आप एक ये समाज से आने वाली एक इन्फॉर्म्ड कार्यकर्ता, एक जिसको मालूमात है, ऐसे एक कार्यकर्ता के नाते से आपका क्या इसका विश्लेषण रहेगा? और इससे कुछ नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड हैपन? ये सभी कमीशंस आपको जैसे पता है कि ऑल वेर लेड बाय मेन इसमें वापस औरतों के संदर्भ से, औरतों के दृष्टिकोण से किस ढंग से आप सोचते हैं? तो थोड़े ये दोनों मुद्दों के ऊपर थोड़ा आप विश्लेषण करेंगे, विवरण करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा इसके लिए मिक्स फीलिंग है। एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इन कमीशंस और कई सारे फिर कमिटीज़ हो, फिर वो ठक्कर बापा कमेटी हो, अग्रवाल कमेटी हो, कालेलकर आयोग हो, रेंके आयोग हो, इदाते आयोग हो, थोड़े बहुत फर्क से क्यों ना हो, एक इविडेंटली प्रूफ करता है कि हर किसी को, समिति हो या कमीशन हो, उनको घुमांतु जनजाति की सद्य स्थिति सेम दिखी है। यहाँ पे कोई झूठ नहीं है, यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे खुद को वंचित ठहराने की लड़ाई नहीं है। ये वंचित है, ये उपेक्षित है, ये दहलीज के बाहर है, ऐसे सारे ही लोगों के ऑब्जर्वेशन में आया है। आपने जैसे कहा ऑब्वियस एक कमीशन और कमिटी जो है वो मैन लेड है यहाँ पे, और किसी भी समुदाय के अंदर कोई भी प्रोसेस जो है वो आज भी जो मैन लेड है ही, वो बस घुमांतु जनजाति की बात नहीं है। लेकिन घुमांतु जनजाति के लिए वो और नकारात्मक साबित हो सकती है जो ओरिजिनली मैट्रियार्कल है, जो श्रमजीवी है और ओरिजिनली एक स्त्री सत्ता के अंडरस्टैंडिंग और सबकॉन्शियस माइंडसेट से भी आते हैं घुमांतु। अगर मैं इन कमीशन और समिति के ऊपर नज़र घुमाती हूँ तो मुझे क्या लगता है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक बेस तैयार है कि हम कौन सी दिशा में हमारी मांगे रख सकते हैं। वो मांगे रखने के लिए किस तरह के, जिसे हम कहें कि स्टडी और अभ्यास जो है, ये सारे हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने किए हैं। अब उसकी पहचान निर्णयकारों के टेबल के ऊपर कैसी है, तो वो काफ़ी बिटर ट्रूथ है। मतलब मुझे लगता है कि नोमैडिक्स के लिए, डीएनटीज के लिए इतनी कमिटीज़ हुई और उसे निर्णयकारों ने क्या कूड़ेदान के अंदर ही डाल दिया? क्या उसकी अमल करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति, उनकी नीयत मुझे बहुत मायने रखती है कि उनकी नीयत, उनका विल क्या है, पॉलिटिकल विल क्या है, और उनकी नीयत और ईमानदारी क्या है। तो ईमानदारी और नीयत
जितने भी सालों से देखे और अभी तक भी वो नीयत बिल्कुल भी खास नज़र ही नहीं आती है। तो फिर वो टोकनिस्ट काम करते हैं। जैसे 31 अगस्त को महाराष्ट्र शासन ने भटके विमुक्त दिन जो है वो घोषित कर दिया, राइट। तो अलग अलग व्यवस्थापन और आस्थापनों को ये पता चल गया कि चलो अभी घुमांतु दिन को सेलिब्रेट करो। तो जो दिन को सेलिब्रेट करना है वो समुदाय की अवस्था क्या है, इसके बारे में कोई भी साक्षरता जो है वो सामने नहीं लाई गई है। जिसे मैं बोलती हूँ आभासी समानता, कि समानता का बनावटी वातावरण तैयार करना एक तरह का, कि हम आपके साथ हैं, हम आपके थाली में खा रहे हैं, हम आपके बारे में सोच ही रहे हैं, और समुदाय को थकाना, फेक इक्वालिटी आप जो कह रहे हैं, आभासी समानता। यस, हम आपके साथ है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि कंपैरेटिवली एंटी डीएनटीज बाकी समुदाय से क्यों अलग है। वो आज खाएंगे तो आज जिएंगे, इतना क्लियर मैथ्स है। मतलब हम अगर आज कमाएंगे तो आज हम खाने वाले हैं, हमें करके चाय के जो है वो बांधे हैं। तो जब हमारा इतना श्रम, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक पूरा इन डिमांड्स के अंदर हम देंगे ही, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम थके वहाँ पे, हमारा एनर्जी जो है वो एक तरह का पूरी तरह से चला जाए, इस तरह की रणनीति मुझे चली आती है। मतलब आप रेनके आयोग की बात कर रहे हैं, रेनके सर ने और पूरे समुदाय ने वो तय किया, और आज रेनके सर की जो उम्र है, तब तक अगर हम सरकार से पूछे कि आपने इसके अंदर के कौन सी चीज़ें पूरी की, तो रेनके आयोग के भी बारे में बात करें और अलग अलग समिति के बारे में बात करें, तो उनसे कुछ ठोस चीज़ें हर समिति और हर आयोग ने सामने लाई है। वो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं, वो सांस्कृतिक अस्मिता, कल्चरल प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं, पारंपरिक उपजीविका के जो साधन है उसको संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। संवैधानिक संरक्षण मिलते हुए वहाँ पे उपजीविका गवर्नमेंट जॉब के अंदर, रिप्रेजेंटेशन के अंदर तैयार होनी चाहिए, ऐसे वो कह रहे हैं। वो नोमैडिक के आरोग्य के बारे में बात कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि इस तरह की बातें बाकी समुदाय के लिए भी हो रही है। वो आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, वो नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी निगलेक्टेड एक टॉपिक है कि हमारे लिए बजट ही नहीं है नेशन का, आर्थिक बजट नहीं है। जैसे एससी के लिए है, एसटी के लिए है, उसके अंदर भी डिबेट हो सकता है कि वो बजट किस तरह से जो है वो रूट तक आ रहा है। हमारे पास तो है ही नहीं। तो हमारे संवैधानिक उत्थान के लिए, एक तरह के विकास के लिए सरकारी तिजोरी कुछ भी अपना आना चाराना खर्च नहीं कर रही है। वो खर्च करने की मानसिकता में जिसे कहे कि नहीं है। ऐसे सारे हालातों के अंदर ये कमीशंस, ये समिति आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, डिमांड रख रही है, बार बार वो पहल कर रही है, और हम जैसे जो एक युवा करके हम सामने आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो गाइडलाइन है, एक दिशा दर्शक है। और फिर उसके अंदर हमारे कई सारी चीज़ें और भी जा रही है। जैसे आज तरुण कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि हमारे लिए रिसर्च सेंटर नहीं है, हमारे साहित्य को हम ला पाए उस तरह के फेलोशिप, स्कॉलरशिप हमें सरकार से नहीं मिल रहे हैं, या जिसे हम कहें कि निर्णयकारों से नहीं मिल रहे हैं। तो उसका अपग्रेडेशन भी चला है। और जिस तरह से नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब की मेरे जैसी और बहनें लैंगिक अल्पसंख्याक बहुत चुनिंदा तौर पे, क्योंकि इतना स्पीड कम है कि आप अगर भारत के अंदर एक लिस्ट बनाओगे तो आपको 50-55 कार्यकर्ता जो है वो सामने आएंगे। और ये दुख भरी बात है, क्योंकि 10% पॉपुलेशन है, ऐसे रेनके आयोग ही कहता है। और उसके अंदर से अगर मराठवाड़ा विद्यापीठ का आप रिसर्च देखोगे तो मेरी जो कम्युनिटी है घिसाड़ी, वो 0.08% साक्षर है। 0.08% साक्षर है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे सारे हालातों में जहाँ पे डिजास्टर है, संविधान उपलब्धि का, मानव अधिकारों तक पहुँचने का, वहाँ पे मुझे मिक्स फीलिंग है कि कम से कम स्ट्रक्चर, गाइडलाइन, एक दिशा तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना पॉलिटिकल विल के बिना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बिना नामुमकिन है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। तो वो एक तरह का गाजर जो है वो नोमैडिक्स को कई दशकों से दिखाया जा रहा है, और उससे नोमैडिक जो है वो बहुत ही इरिटेड है, फ्रस्ट्रेट है। उनका मनोबल, उनकी मनोअवस्था के ऊपर उसका परिणाम हो रहा है, और वो लगातार इकट्ठा भी आ रहे हैं, और उसका पूरा क्रेडिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है। लेकिन निर्णयकारों से जो एक हम भारत के लोग हैं, उस हम के अंदर हमारी जगह लेना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दीपा, मैं थोड़ा पास्टरलिज्म वालों के साथ काम करता हूँ, और मेरे एक मित्र है जो क्राफ्ट्स पर्सन के साथ काम करते हैं, और वो बार बार
अभी पैस्टरल सेंसस की अभी बात शुरू हुई है, क्राफ्ट पर्सन का भी सेंसस की बात शुरू हुई है। आप लोगों ने अपना सेंसस अलग से मांगने की कोशिश की, एक करनी चाहिए। ये एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि अगर बजट और ये जो आपने मुद्दे बात किए, ये कब आएगा? जब सेंसस होगा। और क्या ये सेंसस होना चाहिए कि नहीं, मेरा तो ये एक आपसे सवाल है। और होगा तो इट विल कट अक्रॉस क्राफ्ट पीपल लाइन, पैस्टरल्स लाइन, अलग अलग जगह में। विल दैट गिव अ पॉलिटिकल वॉइस? और एक बाबा साहब तो उसके ऊपर तो लड़ाई हो गई कि जब उन्होंने कहा था दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दो। क्या आपने उस मांग को भी देखा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट? मैं बाबा साहब के वक्त होती तो मैं वही मांग करती उनके साथ। तो और उसके ऊपर तो पूरा झगड़ा हो गया था, फास्ट इनटू डेथ भी हो गया था गांधी अम्बेडकर। तो ये सब जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं, इसमें आप कैसे नेविगेट कर रहे हो? और फिर मैं जेंडर और बहनों के बारे में बाद में बात करता हूँ, बट मेरे लिए ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में आप लोग क्या सोच रहे हो? सेंसस, कटिंग अक्रॉस दिस थिंग, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप अगर अभी के भी आरक्षण का नंबर देखोगे तो वहाँ पे घुमंतु जनजाति को जो नोमैडिक्स में आते हैं उनको 2.5% है। जो धनगर है, जिस कम्युनिटी के बारे में आप बात करें, उनको 3% है। वंजारी को जिसे कहे कि 2% है। बाकी ओबीसी को 16% है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि सेंसस डेफिनेटली होना ही चाहिए, लेकिन उसकी भूमि जो है वो घटनात्मक अकाउंटेबिलिटी की होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की होनी चाहिए। आज हमने सोचा और कल से हमने उसकी भागदौड़ शुरू की। वहाँ पे मुझे थोड़ी अस्वस्थता है। भारत के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आने वाले समुदाय जो माइग्रेशन का एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनस्टेबिलिटी के साथ रहते हैं, जिनका घुमांतु कल्चर है, जो लाइवलीहुड के लिए कभी हिमाचल में होते हैं, कभी मध्य प्रदेश में होते हैं, कभी राजस्थान में होती है। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, भाषाएं क्या है। आप जिन भाषाओं में बोल रहे हो वो हमारी भाषाएं नहीं है, वो बहुत ही प्रिविलेज टोन की, एलिट टोन की, और उस एलिटिज्म के अंदर भी एक मैस्कुनल भाषाएं है, वो हमारी भाषाएं नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक तरह का कटिबद्धता किस तरह से आएगा? तो मैं इसके ऊपर काफ़ी सोच रही हूँ, क्योंकि हाल ही में कल परसों इसके बारे में मैंने पढ़ा कि सेंसस के बारे में चर्चा हो रही है, और वो अस्वस्थ करने वाला इसलिए कि हम जो चाहते थे वो हो रहा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे है कि वो कैसे हो रहा है, वो किस तरह से होगा, वो किस तरह एम्पावरमेंट से होगा। नोमैडिक डीएनटी में आने वाले रिप्रेजेंटेटर कार्यकर्ताओं को साथ में रखकर होगा, उनकी एक घटनात्मक समिति बनाते हुए होगा, उनको जिम्मेदारियों में लेते हुए, उनकी अभिव्यक्ति लेते हुए होगा, या सडनली जैसे एक रात में डिसीजन आते हैं वो उस तरह से होगा, तो वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं होगा। आपने धनगर समुदाय का उदाहरण दिया। घिसाड़ी कम्युनिटी से मैं अपने जाति को लेकर अलग से नहीं बात करूँगी, मैं टोटली नोमैडिक और डीएनटीज को लेकर बात करूँगी, क्योंकि अलग अलग एक जाति की बात करना ये डिसीजन मेकर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बंजारा बन के बात करो, आप धनगर बन के बात करो। आप अगर ठीक से देखेंगे तो वो क्यों 2-3 कास्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा पुरस्कृत करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनका नंबर बोलता है, ठीक है, उनकी आंकड़ेवारी बोलती है, उनकी संख्या बोलती है। उनका इकट्ठा आना अस्वस्थ कर सकता है, और हमारा स्कैटर्ड होना भलाई का है डिसीजन मेकर्स के लिए। तो मैं कहूँगी कि मेरी जब भी मैं सेंसस के बारे में बात करूँ, बजट के बारे में बात करूँ, एट्रोसिटी के अगेंस्ट बात करूँ, मैं सर्वसमावेशक जस्टिस इन्फॉर्म नोमैडिक एंड डीएनटीज के बारे में बात करूँ, जहाँ पे मेरी जाति एक तबका ज़रूर हो सकती है, लेकिन सर्वसमावेशक न्याय आधारित प्रणाली से मैं वहाँ पे बात करूँ। चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। No, you're right. I agree with you. But अब थोड़ी अंदर घुसे पूरी स्पेस में, और भारत क्या पूरे विश्व में जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ रहा है, और ये नहीं कि घट रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि रिपोर्टिंग बढ़ रही है, बट एक वायलेंट समाज
तैयार हो रहा है, इसको देखते हुए विद इन द DNT कम्युनिटीज़, और मैं कम्युनिटीज़ कहूँगा क्योंकि इज़ नॉट अ कम्युनिटी, ये कम्युनिटीज़ में जेंडर बेस्ड वायलेंस की घटना बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो ये क्या सामान कायदे सपोर्ट कर रहे हैं इसे कि अवरोधक हैं। और जो आपने कहा पहले इट वॉज मेट्रियार्कल, मेट्रियार्कल से पेट्रियार्कल की प्रक्रिया बाहर से आ रही है, अंदर से नहीं आ रही। और कल्चरल अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता, ये दलित मूवमेंट ने भी कोशिश की है बहुत। इसमें, इस कैनवस में आप कैसे नेविगेट कर रहे हो इस पूरे समुदाय से? उसमें जोड़कर एक जो जात पंचायत का जो सवाल है, जो खास तौर पर NTDNT के बारे में भी बहुत अहम आता है, बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जात पंचायत ने ये निर्णय किया और वो निर्णय महिला विरोधी, बहुत सारे निर्णय तो महिला विरोधी ही होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा कि इसके संदर्भ में समाज के अंदर से क्या बदलाव की प्रक्रिया आप देखती है, क्या उसमें क्या बदल आए हैं अभी हिस्टोरिकली, इतिहास को देखेंगे तो वो भी जोड़कर थोड़ा सा। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि इसको लेकर मेरा व्यू काफ़ी अलग भी हो सकता है। आपके व्यू के लिए तो बुलाया हमने। मुझे लगता है कि किसी भी सवाल के लिए या जो स्थिति हमारे सामने है उसके लिए रूट कॉज में जाना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। जब मैं देखती हूँ जेंडर बेस्ड वायलेंस, यस डेफिनेटली नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब में जेंडर बेस्ड वायलेंस काफ़ी है, डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी है, बच्चों के ऊपर हिंसा के प्रमाण काफ़ी है। वहाँ पे फिर से मेरा डबल व्यू है, मतलब जिसे कहे कि दो तरीके से मैं देखती हूँ कि अंतर्गत समुदाय तो हिंसा है ही, लेकिन जब उन समुदाय को मैं देखती हूँ, लेकिन बाहर से जो अटैक्स हो रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा है। और जब बाहर से अटैक्स होते हैं, बाहर से अतिक्रमण है आपके समुदाय के ऊपर, तो अंदरूनी समुदाय के अंदर बहुत ज़्यादा कंपन तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा हलचल तैयार होती है, एक तरह की असुरक्षितता तैयार होती है। मैं वॉयलेंस करने की चीज़ों को ग्लैमराइज नहीं करूँगी, मैंने पहले ही कहा कि वॉयलेंस डेफिनेटली है, लेकिन ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में नोमैडिक DNT के पुरुष का लोकेशन कहाँ पे है वो देखेंगे तो वो शायद उस जगह पे है जहाँ से सांस भी बाहर नहीं आ सकती है, जहाँ पे दम घुट रहा है वहाँ पे नोमैडिक के पुरुष खड़े हैं। और फिर नोमैडिक की औरतें, उनको तो गाड़ी दिया है, वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, सवाल नहीं रख सकते हैं। तो ये ऊपरे जो लेयर है ना, उनका भार नोमैडिक और DNTs के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जो खुद पेट्रियार्कल ओरिजिनली समुदाय है उनके लिए पेट्रियार्की हैबिचुअल हो सकती है। हमारा तो कल्चरल ट्रांजिशन हो रहा है ना, हमारे मेमोरी में, हमारे पॉलिटिक्स में, जीने की राजनीति में, हमारे रिचुअल्स में, हमारे बिलीव सिस्टम में, हमारी उपजीविका में, रहन सहन में, बातचीत में, गानों में, डांस में। इमेजिन कीजिए जब इतना कल्चरल ट्रांजिशन होता है तो कम्युनिटी कहाँ से अपनी एबिलिटी जो है वो ग्रो करे। ठीक है, मतलब मैं देखती थी कि मैं जब सामाजिक संस्थाओं में काम करने लगी तो मैंने शुरुआत में काफ़ी देखा कि बॉडी शेमिंग के ऊपर सेशन हो रहे हैं। मैं जब अपने समुदाय में वापस जाती हूँ, हमारे पास तो बॉडी शेमिंग ही नहीं है, हमारे पास शरीर को लेकर शर्म आने वाली कोई चीज़ें औरतें एज सच मानती नहीं है। अभी बदलाव थोड़े थोड़े हो रहे हैं। मैंने अपनी माँ को देखा है कि वो भट्टी के ऊपर काम करते हुए उसने पल्लू लपेटा, कमर में खोचा और वो जो है वो जोर जोर से हथौड़े मार रही है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई पुरुष उसे देख रहा है, सामने पुरुष बैठा है, ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं जो बोल रही हूँ कि ओरिजिनल मैट्रियार्कल चीज़ें हैं वो अभी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो रिचुअल्स में झलकती है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम में आती है, बिलीफ सिस्टम में है। हमारा बिलीफ सिस्टम अब्राह्मणी है, राइट। अभी ऐसे सारे चीज़ों के अंदर मैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के पास आती हूँ कि ब्राह्मणिकल बिलीफ सिस्टम को इंजेक्ट करना पॉइजनिंग तरीके से, वो हमारे यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ा रहा है एक तरीके से। ये मेरा रूट कॉज। No, I see. I'm seeing where you're coming from. But therefore, yes. DNT women leadership
leading the women's movement because they can see the difference and therefore जो वो leadership दे सकती हैं, autonomy of the body, all those areas, वो शायद ज़्यादा powerful है rather than other. Or are they accepting this? Does the women movement accept this? अगर हम ऐसे कहें कि विमेंस मूवमेंट इसे एक्सेप्ट कर रही है तो फिर से हम वैलिडिटी उनके पास ही दे रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करे, मतलब वो स्वीकार करे इन सारी चीज़ों का। मुझे लग रहा है उनको चिंतन करने की ज़रूरत है, एक तरह का कर रही हैं। हाँ, उनको चिंतन करने की ज़रूरत है कि जो भी ग्रास रूट में अलग अलग तबके हैं वहाँ पे प्रैक्टिसिंग फेमिनिज्म क्या है इन डेली लाइफ में। ऑब्वियस वहाँ पे पॉइजनिंग ऑफ मैस्कुलिनिटी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर जो सामने उभर के आता है उनके श्रम के अंदर प्रैक्टिसिंग फेमिनिज्म है, उनके थॉट के अंदर, कलेक्टिवनेस के अंदर, ग्रुप वर्क के अंदर, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कई जगह पे आपको प्रैक्टिसिंग फेमिनिज्म दिखेगा। जो मैंने पोलादी बाया में लिखा है कि एस्टैब्लिश्ड विमेंस मूवमेंट को, ब्राह्मणिकल अप्रोच से चलने वाले विमेंस मूवमेंट को चिंतन करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर वो चिंतन नहीं होगा तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का ही नुकसान होगा, क्योंकि आप ऊपरी स्तर पर, एक ऊपरी स्तर पर ही डिस्कशन कर पाएंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट का। तो वो एक चिंतन की ज़रूरत है। इंटरनली मेरे जैसे जो लोग आते हैं, जो समुदाय से आते हैं, हमें भी चिंतन की ज़रूरत है कि अभी हमें भी समुदाय को काफ़ी क्रिटिक भी करना पड़ेगा, जो मैं काफ़ी अपने लिखावट में करने की कोशिश करती हूँ कि हमारे भीतर जो पेट्रियार्की के इंजेक्शन लग रहे हैं, एक तरह के नफ़रत की राजनीति को फैलाने के लिए हमें भीड़ करके इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉयलेंस को ग्लैमराइज किया जा रहा है, वॉयलेंस को मैस्क्यूनल एक तरह से प्रिविलेज की तरह देखा जा रहा है, उसके ऊपर हमें भी बहुत क्रिटिक करने की ज़रूरत है। सर, आपने जो जात पंचायत का मुद्दा बोला, वहाँ पे भी मैं दो नज़रिए से देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी यस, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा चलने वाली किसी भी सिस्टम का, जिसे कहे व्यवस्था, मुझे पसंद नहीं है, फिर वो जात पंचायत क्यों ना हो। लेकिन फिर से रूट कॉज कि जब बाहरी सिस्टम, पुलिस स्टेशन में पारधी वैदू इनके खून हो रहे हैं, पुलिस एट्रोसिटी हो रही है, जब हमारे साथ एट्रोसिटी होती है तब जस्टिस सिस्टम के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं होता है, राइट। जहाँ पे मैं जस्टिस सिस्टम से सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिसिंग और परफॉर्मिंग जो चीज़ें हैं वहाँ पे जब न्याय व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर, डिसीजन मेकर जब आपको काउंट ही नहीं करते हैं, आपको गृहित जो है वो पकड़ा जाता है, आप एग्जिस्ट करते हो, उसके ऊपर आपका यकीन नहीं है, तब समुदाय अपना मैकेनिज्म बना लेता है। उसके अंदर से जात पंचायत एक सिस्टम है। दूसरा एक मैं कहूँगी कि जात पंचायत का क्रिमिनलाइजेशन, मतलब उसके ऊपर टीका करना, क्रिटिक करना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन जितना जात पंचायत के ऊपर टीका होते हुए मैंने देखा है उतना नोमैडिक एट्रोसिटी के ऊपर होते हुए नहीं देखा है। नोमैडिक के अंदर बदलते हुए परिवर्तन की शैली को लेकर उतना पुरजोर चीज़ें होते हुए मैंने नहीं देखा है। मुझे याद है कि मेरे मदर का डेथ जो है करीबन 1.5 से 2 साल पहले हुआ, और हम 5 बहनों ने उनको खंदा दिया, उनको अग्निडाक दिया। समुदाय के कुछ लोग चले गए, 20 लोग जो है चले गए उसके अंदर, लेकिन बाकी का पूरा समुदाय वहाँ पे खड़ा था। मुझे मीडिया फ़ोन कर रही थी कि आप प्लीज़ बता पाओगे क्या कि जात पंचायत ने क्या किया, जात पंचायत किस तरह से आपके अगेंस्ट थे, आपके समुदाय ने आपको कैसे विरोध किया। और मैं उनको लगातार बता रही थी कि आप इसके ऊपर स्टोरी नहीं कर सकते हो कि समुदाय ने सपोर्ट भी किया, समुदाय साथ में खड़ा था। तो जो चीज़ें सामने आती है उसके अंदर एक छुपा छद्मवेशी एजेंडा कई बार लगता है कि कुछ बदलाव की प्रोसेस को लेकर बात करते हुए फिर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस समुदाय का ही क्रिमिनलाइजेशन करना है। विच इज ऑल्सो कि मीडिया क्या रोल निभा रहा है, फिल्में क्या बता रही हैं, और आर वी इन्वेस्टिंग इन द होल लीगल प्रोसेस, यू नो, पैरालीगलिज्म वगैरह। इसने दीपा ने बहुत बढ़िया मुद्दा कहा है कि जब तुम्हारी जो एक ढांचा है जस्टिस का डिलीवर करने का जो ढांचा है, जो हमें पहचानता ही नहीं है, हमें वो ढांचे में कोई पहचान ही नहीं है,
तो एक तरह के एक ढंग से हमें ये पुश करता है कि हमें हमारे ढांचे बनाए, फिर वो ढांचे सही है नहीं है वो एक अलग बातचीत हो सकती है। और काफ़ी ये कहते हैं कि कास्ट पंचायत में विमेन एंड जेंडर फ्रेंडली एंड देयर वो जो हम गुजराती में चौपड़ी को अपडेट करने का प्रोसेस भी हो रहा है। बिल्कुल मैन लेड है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि वो 100% हम उसका पिक्चर वैसे ही कर सकते हैं। 100% पिक्चर कौन सी मीडिया कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। जात पंचायत के तहत शिक्षा देने वाले का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, कायदा खुद के हाथ में लेने वाली चीज़ों का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, लेकिन जात पंचायत को, और जात पंचायत बस नोमैडिक में नहीं है, ट्राइब्स अपने जो है वो पंचायतें बिठाती है। दूसरा, अपर और प्रिविलेज कास्ट के अंदर भी अपनी जो है जिसे ग्रुप है, लेकिन नोमैडिक को टारगेट करना, डीएनटीज को टारगेट करना और बोलना कि देखो ये 150 सालों से क्रिमिनल थे, अभी भी क्रिमिनल है और इनके अंदर बदलाव नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन का एक पुर्जा सामने रखते हुए बाकी का 360 डायमेंशन में तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की काफ़ी जिम्मेदारी है कि क्रिटिक हम जस्टिस के आग्रह से करें। और ये पूरा जस्टिस सिस्टम, इसमें खास करके जो मूवमेंट्स चली हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल दलित मूवमेंट ने पैरालीगल्स में बहुत इन्वेस्ट किया है। एट्रॉसिटी एक्ट को कार्यान्वित करने में पता नहीं हजारों संस्थाएं कार्यकर ने मेहनत की है। शायद हमको उधर से भी कुछ देखना चाहिए। वही मॉड्यूल देखेंगे नोमैडिक एंड डीएनटीज में। शाहू फुले अंबेडकर बताने के पीछे भी तो मेरा मत है ना, कि मैं जब नोमैडिक डीएनटी में काम करती हूँ तब मुझे लगता है कि जो भी सामाजिक क्रांति का इतिहास रहा है, राइट, और सामाजिक क्रांति का इतिहास जो बुद्ध तक लेके जाता है, एक बुद्ध के मॉड्यूल्स तक लेके जाता है, वही दिशा देगा। मैं दीक्षा लेने की बात नहीं कर रही हूँ, वो इंडिविजुअली और समुदाय का निर्णय होगा, लेकिन सामाजिक क्रांति के जो ढांचे रहे हैं वहाँ पे जो एक अभिव्यक्ति की पिचिंग है, जो शाहू महाराज सामने आके एजुकेशन के रिजर्वेशन की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड में एक भी आत्महत्या नहीं होती है, ये किस तरह के मॉड्यूल है, राइट, एट्रोसिटी का वो विरोध करते हैं। तो यही मॉड्यूल है जो सामाजिक क्रांति के इतिहास का मॉड्यूल नोमैडिक डीएनटीज के लिए कारागिर साबित होगा, और इसलिए वो मेरे आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट मुद्दा है। थोड़ा सा ऐसा सोचते कि आपका इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने ये बात नहीं बताई क्योंकि वो आगे आने वाली थी। अपने अनुभूति ट्रस्ट की शुरुआत की। ये ट्रस्ट शुरुआत करने के पीछे क्या धारणा रही? मैं जो पढ़ता हूँ आपके ट्रस्ट के बारे में, आपने खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आपने काफ़ी, और आप तो अभी पूरे भारतवर्ष में एक मास्टर ट्रेनर करके सामने आ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर उसको एक अपने वैचारिक दृष्टिकोण से वो चीज़ों को साझा करना, इसमें आप एक अहम भूमिका निभा रही है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें कि अनुभूति ट्रस्ट, आपने जो ये जो एक निश मुद्दा सिलेक्ट किया है और अभी बहुत चर्चा चल रही है कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, आम युवाओं के, आप तो एक विशिष्ट दृष्टिकोण लेकर उसके ऊपर काम कर रही है। अनुभूति के बारे में पहले अगर मैं बताऊं तो मैं करीबन अपनी उम्र के 14 साल से सामाजिक क्षेत्र में गतिमान हूँ। मेरे आर्थिक नीड के कारण कहिएगा या एक्सपोजर नहीं मिले तो कहीं से तो पैसा मिले, कहीं से तो मेरे पेन बुक का पैसा निकले, इसलिए मेरा संस्थाओं के साथ संपर्क हुआ। करीबन 6 संस्थाओं के साथ मैंने बहुत नज़दीकी के साथ काम किया। वहाँ पे मेरी विचारधारा थोड़ी थोड़ी और जिसे कहे कि विकसित होने लगी कि हाँ, मैं इस ज़मीन के ऊपर जो है और नींव के साथ खड़ी हो सकती हूँ। मूवमेंट के अंदर थोड़ा बहुत काम किया, लिखा, ऐसे सब करते हुए भी मुझे एक बहुत ही, जिसे हम कहे कि एक एम्प्टी जगह दिखाई दी कि इन सारे बातों के अंदर नोमैडिक्स डीएनटी कहीं भी नहीं है। तो मेरी जो आइडेंटिटी का मुद्दा है, मेरे लोग नहीं है वहाँ पे, मेरे लोगों की बातचीत नहीं है वहाँ पे बातचीत है गरीब लोगों की, जिसे हम कहे कि वहाँ पे बातचीत है मार्जिनलाइज लोगों की,
तो बिटर ट्रूथ अगर कहे तो मुझे सामाजिक क्षेत्र के भीतर भी और आंदोलन के भीतर भी घुमंतु उपेक्षित लगे, वंचित लगे। ठीक है, कई खबर काम करते हुए सामाजिक आंदोलनों ने और एनजीओज ने बताया, लेकिन घुमंतु जनजाति की लीडरशिप मुझे उस तरह से नजर नहीं आई और मुझे वो बेचैन कर गई कि अगर हमारे अनुभव है तो हमारे अनुभवों को ताकत बनाते हुए हमें हमारी पहल और अगुवाई करने के अंदर क्या हर्ज है। और करीबन 2010-11 से मैं ये सोच में पड़ गई कि मुझे अपना काम जो है वो शुरू करना है। मैं बड़ी ही टेंट में हुई हूँ, मतलब शिवड़ी के ब्रिज के बाजू में हाल ही में 15 दिन पहले हमारा टेंट जो है वो तोड़ा गया है। तो मेरा पूरा 30 साल का जो जर्नी रहा है वो टेंट में रहा है। तो बेसिक एम्यूनिटीज़, लाइट, पानी, इसका संघर्ष कहाँ तक चला जा सकता है वो मैंने अपने आप बीती में देखा है। लोगों की नकारात्मकता, आपको बहिष्कृत करना, आपको न गिनना, ये मैंने अपने आप बीती में देखा है। और मुझे वो काफ़ी एक तरह का जैसे आपने कहा कि आपको क्या प्रेरणा देता है, वही प्रेरणा देता है कि मुझे जो है, मुझे जितना जमता है, मेरी जो क्षमता है, मुझे वो काम जो है वो शुरू करना है। और अनुभूति की शुरुआत हुई। अनुभूति ये शब्द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से इंस्पायर है कि बस लोगों की सहानुभूति और लोगों के आंसू पोंछने तक लिमिटेड ना रहते हुए और हम आपके दुख में शामिल है ये टोकनिस्ट बात न करते हुए हमें लोगों के दुखों का और अपने लोगों के दुखों की जो है वो अगुवाई करनी पड़ेगी। और वहाँ से अनुभूति की जो है वो शुरुआत हुई। मैंने अपने पर्सनल ज़िंदगी में, जब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि इसे मेंटल डिटोरिएशन कहते हैं, इसे मेंटल कोलैप्सेशन कहते हैं, वो मैंने अनुभव किया है। कभी अपने माँ के साथ, कभी अपने चाची के साथ, कभी खुद के साथ। शायद मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन से गुजरी रहूँगी। अगर मैं हेल्पलाइन की मदद लेती तो उसको शायद वो एंजाइटी कहते। मैं कहीं काउंसलिंग को जाती तो वो डिटेक्ट करते कि इसे लोनलीनेस कहते हैं, इसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ऐसे कुछ तो डिटेक्ट होता। थोड़ी समझ जब आने लगी इस तरह के गिरने झड़ने की, तब मुझे, जब मैंने मेंटल हेल्थ की लैंग्वेज देखी कि बाबा कहाँ से मदद ले, तो बहुत ही ज़्यादा एलिट, प्रिविलेज और थर्ड वॉर कंट्रीज, मतलब फर्स्ट वॉर कंट्रीज की जिसे कहे कि वो लैंग्वेज थी। वो लैंग्वेज यहाँ के माइग्रेटरी ट्राइब, नोमैडिक, घुमांतु यहाँ के आसपास भी नहीं रुक सकती है। दूसरा कि ये चिंतन का विषय है कि कभी उस लैंग्वेज ने इन समुदाय के बारे में विचार ही नहीं किया है। पहले 2 साल तो सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ मेरे अनुभवों से आया है, फिर समुदाय के अनुभवों में से आया है। मुझे ऐसे लगता है कि जिन समुदायों को हम दुर्बल कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, वो दुर्बल कमज़ोर होते नहीं है। शोषण सहने के लिए उनको दुर्बल और कमज़ोर किया जाए, इस तरह की व्यवस्था जो है, इस तरह की सिस्टम जो है वो वहाँ पे है। और सबसे पहले आपकी कमज़ोरी, आपकी दुर्बलता और उपेक्षितता डायरेक्ट फिजिकल, शारीरिक, लैंगिक नहीं शुरू होती है। आपके ऊपर आक्रमण किए जाते हैं मेंटली, आपके ऊपर दमन किया जाता है इमोशनली, आप खुद के भीतर गिल्ट करने लगो, इन्फीरियर फील करने लगो, सेल्फ क्रिमिनलाइजेशन करो। हर मुश्किलों का और हर सवालों का कारण हम ही है, क्योंकि हम नाकारे हैं, हमसे नहीं हुआ है, हमसे हो ही नहीं पाएगा। इस तरह का नरेटिव बिल्डिंग आजू बाजू की व्यवस्था करती है। और ये जो व्यवस्था है वो ऑबिवस ब्राह्मणिकल है, ये मैस्कुनल है, ये कास्टिस्ट मैस्कुनल है, ये जिसे कहे कि ये काले गोरे का भेद करने वाली है, ये पर्यावरण का नफरत करने वाली व्यवस्था है। और इन सवालों के जवाब जब मुझे मिलने लगे, तब मुझे लगा कि हमें मेंटल हेल्थ की सो कॉल्ड इंडस्ट्री जो चलती है, जहाँ पे एक काउंसलिंग का 7,000 10,000 रुपया चलता है और वहाँ पे भी हमारे जवाब नहीं मिलते हैं, हमारे लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल डेवलप करना पड़ेगा और जिनकी आप बीती उनकी अभिव्यक्ति, इस मूल्यों को लेकर जो है वो आगे चलना पड़ेगा और न्याय आधारित मॉड्यूल मेंटल हेल्थ का सामने लाना पड़ेगा। तो शॉर्ट में अगर कहे तो कलेक्टिव वायलेंस का अगेंस्ट मेंटल जस्टिस का मॉड्यूल जो है वो सामने आता है और वो पुरजोर ताकत के साथ भारतीय संविधान की बात करता है, मानवाधिकारों की बात करता है और हिस्टोरिकल क्रिमिनलाइजेशन और दमन की भी बात करता है। इसलिए ये थोड़ा अलग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बाहरी कोई काउंसलर नहीं आते हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं आते हैं, यहाँ पे बातचीत करने वाले समुदाय के ही लोग होते हैं, क्योंकि समुदाय के लोग उनके जख्म बहुत बेहतर जानते हैं। तो जख्म के ऊपर की प्रोसेसेस बिल्ड करने के रास्ते जो है वो बेहतर बना सकते हैं, ऐसे मुझे मेरे एग्जाम्पल से तो बिल्कुल विश्वास है। बट दीपा, मुझे थोड़ा वहाँ पे आई एम अ लिटिल वरीड बिकॉज वेस्टर्न मॉडल of mental health is like
बहुत प्रॉब्लमेटिक है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत एंड देयरफॉर इज इट मेंटल हेल्थ और इज इट हाउ टू बी रेजिलिएंट? बिल्कुल यू नो, इसको ये वेस्टर्न मॉडल से कैसे बचा के रखना, नहीं तो उनको तो मज़ा आ जाएगा आपको ट्रीट करने में। ये जो आपने बताया कि अनुभूति से अभिव्यक्ति, मुझे याद है युवा के साथ मैं जब काम कर रहा था तो हम ये कहते थे कि जिसका सवाल उसका नेतृत्व, कि क्योंकि जो उसकी अगुवाई या अलग अलग एक ही एक्सप्रेशंस है ये पूरे, कि जब तक आप वो जिम्मा और अधिकार दोनों भी वहाँ लोकेट नहीं करते तब तक आप उसके ऊपर जवाब नहीं पाएंगे, और कोई आकर आपको जवाब देने वाला ये बात नहीं हो सकती है। वहाँ पे थोड़ा बिल्डअप करते हैं कि आप तो सिर्फ अनुभूति जैसे संस्थाओं की एक ब्रॉड फेमिनिस्ट, पर्यावरणवादी, फुले शाहू अम्बेडकरवादी एक कार्यकर्ता के नाते से, उसके साथ साथ आप एक लेखिका है, आप राइटर है। आपकी जो ये किताब है पोलादी बाया, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, जो लोग मराठी पढ़ सकते हैं उन्होंने ज़रूर ये किताब खरीदी करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इसमें आपने 8 औरतों की इंटरव्यूज़ यानी उनकी ज़िंदगी को आपने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, और उनकी ज़िंदगी उनके अनुभव से लेकर, और वो किस ढंग की ज़िंदगी जी रही है, जीना चाहती है, और उसमें उनकी ताकत कहाँ से अभिव्यक्त होती है, उसके ऊपर वो आपने फोकस किया है। और मैंने जब पढ़ा वो किताब को, उसके इंट्रोडक्शन को, तो ये कि आपने काफ़ी 2 साल इसके ऊपर बिताए, अलग अलग जिलों में जाकर बैठी वहाँ लोगों से। तो ये किताब बनाने की प्रक्रिया में आप में क्या बदलाव आए? घुमांतू जनजाति की औरतें उनकी ज़िंदगी की हीरोइन खुद है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि समझो दीपा अगर अपनी स्टोरी बताती है बदलाव की, तो उसकी स्टोरी की हीरो हीरोइन कोई और ही होता है, और कई बार वो ऊपरी स्तर से आए हुए लोग होते हैं। मुझे काफ़ी रॉ, माटी से जुड़ा हुआ, जिसे हम कहें मिट्टी से जुड़ी हुई औरतें चाहिए थी, श्रम करती हुई उत्पादक औरतें चाहिए थी, और जो बहुत ही ढांचा है कि आप ज्ञान किसको कहेंगे, ज्ञान किसको कहेंगे, आप किस तरह से मुख्य धारा के अंदर आपकी जगह पिच करेंगे, आप फेमिनिज्म किसको कहेंगे। जैसे ये किताब अगर आप पढ़ोगे, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से मैंने नहीं रखा है, औरतों ने रखा है। मैंने कोशिश की है कि उसको मैं शब्दांकन कर पाऊँ। तो क्लाइमेट चेंज की, एजुकेशन की, आरक्षण की, लैंड राइट की, डिज़ास्टर की, कितनी सारी ऐसे बातें हैं जो आज इंटरनेशनल चर्चा का विषय है। बहुत बड़े पीस की बातें औरतों ने की है कि जब उनके दुकान तोड़े जाते हैं, औरतों को मारने के लिए लोग जाते हैं, तो ये सारे इंटरनेशनल चर्चा के विषय है। इंटरनेशनल चर्चा से लेकर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चर्चा तक आप मुझे बताइए कि कितनी नोमैडिक औरतों ने वो जगहों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया है। वो बुद्धिजीवी है, वो वैचारिक है, इंटेलेक्चुअल है, वो ज्ञान रखती है, ज्ञान का अमल वो कर सकती है, वो मॉड्यूल तैयार कर सकती है। इस तरह का वैलिडेशन ही क्यों नहीं है, क्यों अप्रूवल लेना पड़ता है? कुछ खास तरीके के लोग किसी खास मंच पर रहेंगे, ये ढांचों को चुनौती तो देनी पड़ेगी। मैंने अपने तरफ से उसका इतनी सी कोशिश की है कि कौन बुद्धिजीवी औरतें सही मायने में हैं, और ये बुद्धिजीवी 10-20 सालों की या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई औरतें नहीं है, लेकिन इनको नदी की दिशा पता है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि घुमांतू ऐसे ही भटकते हैं, मैं बोलती हूँ ऐसे ही नहीं भटकते, उनका मैप होता है, उनका जतरा यात्रा का नॉलेज होता है। वो जो भी मटेरियल करते हैं वो हार्डवेयर से नहीं खरीद के लाते हैं, हम खुद बनाते हैं। तो जो उपजीविका ज्ञान के आधार पर है, जो सदियों से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसको हम डिज़ाइन करके नहीं देखते, उसे हम संशोधन करके नहीं देखते, उसे हम साहित्य करके नहीं देखते, और उसका बेस फिर से मैं कहूँगी मेरे दिल के नज़दीक है कि जैसे सबसे पहले मेंटल दमन होता है, उसके भी पहले सांस्कृतिक दमन होता है, कल्चरल अटैक्स होते हैं। ये औरतें वहाँ पे बात कर रही है कि ये सारे दमन से लड़ने की हमारी राजनीति और जीने की राजनीति क्या है। जब ये किताब कोई युवा कार्यकर्ता कार्यकर्ती आपके समाज से हो, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब से हो, या अन्य जो एक कोई पुरोगामी, कोट अनकोट में पुरोगामी लफ्ज़ को कह रहा हूँ, ऐसी विचारधारा रखने वाले हो,
उनको इससे क्या उन्होंने उसमें क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या उनको उनके लिए क्या इसमें से प्रेरणादायी हो सकता है? प्रेरणादायी तो सबसे पहले ये हो सकता है कि उन्होंने क्यों आज तक घुमंतु जनजाति की औरतों को जो है वो मुख्य धारा के किनारे से इतने दूर रखने के अंदर चाहे अनचाहे कंट्रीब्यूट किया है। जो भी युवा इसको पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता कि साहित्य के विश्व में इसको कहाँ रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीपा इस किताब को कहाँ रखेंगे साहित्य के स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो मैंने उनको बोला कि आप घुमंतु जनजाति की अलग शाखा समझ लो। आपके शाखा से ही, आपके ही बहने वाली शाखाओं से हमें जुड़ना है ऐसे ज़रूरी नहीं है। जैसे दलित शाखा ने अपनी जो जगह है वो, हाँ, साहित्य ने अपनी जगह क्लेम की, क्यों ना हम घुमंतु साहित्य की अलग अपनी जगह क्लेम करें, क्योंकि वहाँ पे अलगपन है, वहाँ पे हिस्टोरिकल अलगपन है, वहाँ पे कलाओं का, भाषाओं का, माइग्रेशन को कभी हम नॉलेज करके देखते हैं? उसको बस वंचितता करके देखते हैं। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा, उसे ग्लैमराइज अगर ना करे तो वो नॉलेज है। ये सारी चीज़ों को ज़मीनी औरतें बोले, श्रम करने वाली औरतें बोले, उत्पादक औरतें बोले, इसलिए मैंने वो 2 साल दिए। उसके अंदर में कितनी सक्सेस होने के लिए तो मैंने लिखा ही नहीं था, अपनी जगह क्लेम करने के लिए और एक प्रस्तापित फेमिनिज्म, प्रस्तापित परिवर्तन के बदलाव लाने वाले ढांचों को सवाल करने के लिए वो किताब लिखा था। अल्टीमेटली दमन स्टोरी से ही होता है, कहानियों से ही होता है। मैं जब अपनी कहानी आप पे थोप देता हूँ तो दमन की शुरुआत वहाँ से होती है। तो आई एम सो हैप्पी कि आपने एक या आप मेरी स्टोरी बताने लगते हैं तब भी दमन होता है। एग्जैक्टली, सॉरी, गो अहेड। नो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उसने बात की कि माइग्रेशन को भी एक नॉलेज समझना चाहिए। ये पहली बार मैंने सुना रोमा कम्युनिटीज से, उनके एक कल्चरल फेस्टिवल में मुझे बुलाया गया था बर्लिन में, जर्मनी में। और मेरा एक गए, जब मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ काम कर रहा था तब से लेकर रोमा कम्युनिटीज़ के बारे में काफ़ी मेरा एक अभ्यास रहा है उनके साथ। हमारा पूरा यूरोप ऑफिस जो है उनके साथ काम करता था। वो भी नोमैडिक है। और उधर भी आपने जो बात की कि माइग्रेशन इज़ नॉलेज, दोज आर ट्रैजेक्टरीज ऑफ नॉलेज, कि माइग्रेशन ये कोई वंचितता का ही अभिव्यक्ति नहीं है, वो अभिव्यक्ति जो है एक नॉलेज की खोज, एक समझ की खोज, उसकी भी एक ट्रैजेक्टरी है। और वही मैं आपसे सुन रहा हूँ। तो थोड़ा तो मुझे आपसे समझना है कि आप जब ये भारतवर्ष में ये काम कर रहे हैं उसके आप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, क्योंकि नोमैडिक ट्राइब्स का सवाल यूरोप में रोमास के नाते से बहुत बड़े पैमाने पर आगे आया हुआ है। कोई अभी प्रयास ऐसे चल रहे हैं अपने देश में कि रोमास के साथ हमारा कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है, ये एक प्रयास चल रहा है। वो प्रयास क्या नज़रिए से आ रहा है वो बात अलग, बहुत राजनीतिक हो सकती है। लेकिन जहाँ जहाँ हमने देखा है, वो लैटिन अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, यूरोप का तो हमने बात किया, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, बहुत सारे नोमैडिक की कम्युनिटीज़ के साथ ताल्लुकात, उनके सवालों को समझने का प्रयास हुआ। तो आप आपके काम को वो एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस ढंग से देखती है, किस ढंग से ढालती है? और फिर मैं गगन को क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, बताइए। आप जो बोल रहे कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, कुछ 10-12 देशों में मेरा जाना हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मेरा काम ही है कि मैं भारत के भूमि के ऊपर जो नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब के मुद्दे हैं वो इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य से जोड़ूं। और मुझे वहाँ पे बहुत बदलाव, मतलब नरेटिव के अंदर बहुत डिफरेंसेस नज़र आते हैं। आप अगर रोमा को कहोगे कि आप आपकी पहचान छोड़ दो तो रोमा आपको सवाल पूछेंगे। यहाँ पे नोमैडिक को बहुत आसानी से बोला जाता है कि आप आपकी कलाएं, भाषाएं जो कर रहे हो वो छोड़ दो ना, मतलब आपका विकास कैसे होगा। अफ्रीका के अंदर जो ट्राइब है, रोमा के जो ट्राइब है, ऐसे कई लोगों से जो है वो थोड़ी बहुत बातचीत करने का जब मौका मिलता है, उनकी भाषाएं, उनका कल्चर, उनका हिस्टोरिकल जो भी एक पूरा बक्सा है वो छोड़ते नहीं है, पूरा जो सार है वो छोड़ते नहीं है, वो उसको लेकर चलते हैं। उनके मुद्दे वही रखते हैं। सबसे पहली बात, रोमा के मुद्दे रखते हुए आप किसी और को नहीं देखोगे। रोमा के मुद्दे यूएन हो, कई भी जगह हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, रोमा ही रखेंगे। अफ्रीकन ट्राइब्स के मुद्दे अफ्रीकन ट्राइब्स ही रखेंगे। वो उनके गाने गाएंगे, वो उनके नृत्य करेंगे।
और मेरे ख्याल से कला विद्रोह है। कला बस गुलाबी गुलाबी और रंगी बेरंगी नहीं है। जो भी नोमैडिक गाने गाते हैं, उनके जो पेंटिंग्स है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट है, वो विद्रोह है। और कलाओं से डिसीजन मेकर बहुत डरते हैं, तो फिर वो एक नैरेटिव एस्टेब्लिश करते हैं कि आप जो है वो छोड़ दो। मुझे इंटरनेशनल भूमि पे ये बहुत प्रेरणा मिलती है कि उनसे क्या सीखना चाहिए। वो संसद में जाके अपने गाने बोलते हैं। यहाँ पे स्कूल का 5वीं का बच्चा अगर वो पारदी है, घिसाड़ी है, वैदू है, तो स्कूल के अंदर अपनी भाषा नहीं बोल सकता है। मैं जब 7वीं तक 8वीं तक स्कूल में अपने घिसाड़ी भाषा में बात करती थी तो टीचर्स कहते थे क्या बड़बड़ कर रहे हो। तो कुछ भाषाएं भाषाएं है और कुछ भाषाएं जो है वो निरर्थक बड़बड़ कैसे हो सकती है। तो ये डिफरेंसेस मुझे समझ आते हैं। दमन उनका भी है, दमन यहाँ पे भी है, लेकिन जो कल्चरल एस्पेक्ट, जो अभिव्यक्ति का, डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट लेकर जाने के लिए उन्होंने ताकत बनाई है कंपेरेटिवली नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब के ऊपर, उसके छद्मवेशी, जिसे मैं कहूँगी कि सेटल अटैक्स है। आपकी भाषाएं बोलना आपको डिसऑनर लगना चाहिए, आपका खान पान आपको डिसऑनर लगना चाहिए। अभी नोमैडिक जो है वो हर तरह का मांस खाते हैं। जब कोई भी सुर आएगा कि आप अमुक खाना छोड़ दो, हम तो रोज मांस खाने वाले लोग हैं, घूमते हुए हमें कहाँ राजेशाही पनीर मिलने वाला है, हम तो मांस खाने वाले लोग हैं। माइग्रेशन में इतना श्रमजीवी और उत्पादक समूह है कि प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। तो जो बातचीत होती है डिसीजन मेकर से, जो सामने आते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव शासन प्रशासन के भी पर्सपेक्टिव, वो नोमैडिक्स और डीएनटी के अधिकारों के मंच पे कभी चर्चा नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नागरिकता को सिद्ध करना, स्वतंत्रता युद्ध में, संग्राम में और जल जंगल जमीन को लेकर जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, किसी की भी हिम्मत कैसे होती है कि आप आपके सिटीजनशिप जो है वो बताओ। कहाँ से बताए जब रेसिडेंशियल प्रूफ ही नहीं है, जब किसी भी डॉक्यूमेंट का सबलीकरण, एक एम्पावरमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। हमारी भाषाएं, नोमैडिक डीएनटी जो है वो मुस्लिम्स है, वो सिख है और कुछ अपनी हिंदू करके भी पहचान बताते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी होते हुए जब आप हमें एक ढांचे के अंदर ही डाल के कप्पा बंद करना चाहोगे, वो नोमैडिक्स के ऊपर और डीएनटी के ऊपर हम क्यों नहीं छोड़ते कि आप तय करो। तो एक काफ़ी जिसे कहे कि कड़वा सच ये है कि भारत की जो व्यवस्था है वो स्टेबल कम्युनिटी के लिए भी है कि नहीं, वो डिबेट का मुद्दा। तो वो अस्थिर कम्युनिटी के लिए कब सामने आएगी, ये इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में सोचा जाता है। मुझे वो थोड़े प्रिविलेज ट्राइब्स लगते हैं कंपेरेटिवली भारत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उनके लिए बजटरी प्रोविजन है, वो मतभेद कर सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नोमैडिक इलेक्शन को खड़े होते हैं तो गायब किए जाते हैं। किसी नोमैडिक और डीएनटी के साथ अगर गैंगरेप होता है तो वो पुलिस के पास कंप्लेंट करवाने के बजाय आपको वो रात को टेंट बांधकर भाग जाते हुए नजर आएंगे। इतने इंटेंसिटी ऑफ डेप्थ जो है वो अलग अलग है, राइट? सो इट इज़ कल्चरल इन्वेजन एट वन लेवल। बट मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अहमदाबाद में छारा नगर की बात की। हम एक छोटा वहाँ म्यूज़ियम चलाते हैं, कॉन्फ्लिक्टोरियम, और दक्षिण भाई आके वो देख के उन्होंने छारा कम्युनिटी का खुद का म्यूज़ियम बनाया, खुद का इतिहास को रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि बट बात फंडिंग की भी आती है, कौन पैसा लगाता है। जो मैं सच में बात करना चाहता हूँ, बाज़ार सरकार से बड़ी हो गई है। एक समय था जब सरकार और बाज़ार के बीच में, अब तो डीएनटी कम्युनिटी और बाज़ार, इसका कुछ नाता देख रहे हो। वेरी स्किल्ड डीएनटी कम्युनिटी इज वेरी हाईली स्किल्ड, बट बाज़ार में कुछ स्पेस नहीं है कि है, बनानी चाहिए। और इसमें स्टेट का क्या रोल है? अगर ये ट्रायंगल को अगर आप देखें तो हाउ आर यू लोकेटिंग द कम्युनिटी vis-a-vis स्टेट एंड मार्केट? डीएनटी के साथ होते हुए शोषण का एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि वो एंटी कैपिटलिस्ट है, वो भांडवली नहीं है। मतलब अगर मेरे पापा हथियार बनाते थे तो वो उसे ब्रांडिंग करना नहीं जानते थे। उनके लिए वो हथियार खेती में जाकर उत्पादन करने वाला है और वो टिकना चाहिए किसी फार्मर के हाथ के नीचे, ये उनका प्रायोरिटी था। कोई वैदू समुदाय अगर मेडिसिन बेचता है, ठीक है, तो वो भांडवली कैपिटलिस्ट नज़रिए से नहीं करता है, वो पूंजीवादी नहीं है, ठीक है।
अगर वो पूंजीवादी होते तो वो 150 साल पहले ही सरेंडर कर चुके होते, फांसी पे जाने की, तार के पीछे जाने की उनको ज़रूरत नहीं थी। तो वैल्यू सिस्टम जो है, ये शायद डीएनटी भी कितना जानते हैं पता नहीं, ये मेरा आर्टिकुलेशन है कि हम पूंजीवादी नहीं है, हम कैपिटलिस्ट नहीं है, इसके कारण भी हमें रोंदना जो है वो आसान होता है। लेकिन बाज़ार के साथ हमारा कनेक्शन क्या है, तो मैं कहूँगी कि बाज़ार ने डीएनटी एनटी का बाज़ारी वैल्यू पहले ही पहचान लिया है, पहले ही पहचान लिया है। हमारे भट्टी के ऊपर हम कोलसे से ब्रश करते थे, कोयले से, तो आने वाले जो लोग हैं वो बोलते थे अरे मुंह काला करके बैठे हैं, थोड़ा मैनरिज्म जो है वो होना चाहिए, अरे थोड़ा बच्चों को कॉलगेट वगैरह दो। 20 साल के बाद कॉलगेट के अंदर कोयला आ गया, राइट। तो बाजार एंटी डीएनटी जैसे कम्युनिटी का मार्केट वैल्यू सबसे पहले पहचानता है। तो बॉलीवुड के अंदर आप देखिए, हमारे गाने, हमारी धुन, हमारी कलाएं, रेड कारपेट के ऊपर हमारे पहनावे, हमारी पाक कलाएं, खाने की पद्धत। मैं कई बार बोलती हूँ कि भट्टी के अंदर फोक करना ये घिसाड़ियों ने सिखाया होगा कि किस तरह से पाया, मुंडी, वजड़ी सब भट्टी के अंदर फोक किया जाता है, लेकिन उसके पेटेंट हम नहीं कर पाए। उसका भांडवली और कैपिटलिस्ट वैल्यू है, इसकी समझ हमें शायद नहीं थी, क्योंकि वो हमारा वैल्यू नहीं है। बाजार उसको जानता है, बिल्कुल जानता है कि उसको बेचना कैसा है, उसे मैनिपुलेट कैसे करना है। तो बाजार ने भी एक काम किया, उसने सबसे डीएनटी के जो भी पहनावे, पाक कलाएं, उनका सौंदर्य शास्त्र, इसको सबसे पहले मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। आज बाजार के अंदर जो भी लेंस है आंखों के, वो डीएनटी औरतों के हैं। हम जो बंजारा औरतें और लमानी औरतें, हमारी घिसाडी औरतों के अगर आप आके देखोगे तो वो लेंस की तरह है। हमारे जो हेयर कलर है वो उस हेयर डाई की तरह है। कितने टैटू पार्लर गोवा जाओगे और यहाँ वहाँ जाओगे तो टैटू पार्लर चलाने वाले कौन है, लेकिन टैटू का इन्वेस्टिगेशन करने वाले कौन है। ऐसे लगातार सवाल जिसे हम कहे कि सामने आएंगे कि बाजार ने आपकी कल्पना उठा ली, आपकी कल्पनाओं को बैकवर्ड ठहराया, आपकी कल्पनाओं को सुपरस्टिशियस ठहराया, आपकी कल्पना नाकारा है, वो लायक नहीं है ठहराया, बीच में एक पॉज लिया, वो कल्पना का मार्केट वैल्यू बनाया और उसने सामने परोसा। फिर डीएनटी देखते रह गए कि अरे वाह, इस कल्पना को तो वैल्यू था, हमें नहीं समझा, क्योंकि लगातार वो साल भर डीएनटी को बोला गया कि आपका है वो छोड़ दो। डीएनटी को टैटू पार्लर करने के लिए फंड दे गवर्नमेंट, ठीक है। डीएनटी के जो आइडियाज़ है, जैसे वैदू कम्युनिटी नेशनली हीलर कम्युनिटी करके पहचानी जाती है, उनको वैलिडेशन लेना, इवन हमारे ऊपर एक मुद्दा जो छूट गया है मेरे से कि 10 से 12 ऐसे लॉ है जो एंटी डीएनटी का क्रिमिनलाइजेशन करते हैं। एक्साइज ड्यूटी लॉ, मेडिसिन एंड ड्रग्स एक्ट, एंटी बेगिंग लॉ, वेपन्स के साथ जुड़े हुए लॉ, जैसे अगर हम हथियार कुछ करें और बाहर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए तो हमने हमारे घर के लोगों को पुलिस को लेकर जाते हुए देखा है कि अपने हथियार दिया है क्या, हमने तो औजार जो है वो खेती में फार्मिंग करने के लिए दिया था आप, और हमारे हथियार को यूज़ किया है क्या। तो जो दवाई बेचने वाले लोग हैं, जो सांप का खेल दिखाने वाले लोग हैं, जो बंदर का खेल दिखाने वाले लोग हैं, मतलब जो कैपिटलिस्ट है उसे आप कोई जंगल दे देते हो कि वो स्पीसीज को आने वाले दिनों में बेचे, ठीक है। लेकिन जो जल जंगल के ऊपर डिपेंड कम्युनिटी है वो पर्यावरण के साथ को एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है। आदिवासी नोमैडिक पर्यावरण का शोषण नहीं करते हैं, जो सम्राट अशोक ने कहा है और सामाजिक क्रांति के इतिहास ने भी कहा है, हम पर्यावरण के साथ को एग्जिस्टेंस करते हैं। हम खुद खाने के पहले वो बैलों को खाना देते हैं, वो खुद खाने के पहले बंदरों को खाना देते हैं, भालू को खाना देते हैं, लेकिन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए हमारे बारे में अलग नहीं सोचा जाता है। और ये सारी चीज़ें मार्केट से जुड़ी हुई है, जंगल मार्केट से जुड़ा हुआ है, कॉस्मेटिक मार्केट से जुड़े हुए हैं, पहनावे, पाक कलाएँ सारे मार्केट से जुड़े हुए हैं। और ये पेटेंट करने में और अपनी जगह रिक्लेम करने के पहले ऐसे समुदायों की ताकत तोड़ दी जाती है कि आप वहाँ पे अपनी जगह रिक्लेम ही ना करो, आप आपके प्रश्नों के अंदर इतने उलझ के रह जाओ। सबसे पहले जब प्रोफेशनली मैं जो पहले डीएनटी कम्युनिटी को के साथ मिला था वो डफेर कम्युनिटी थी। मैं दलितों के साथ भाल में काम करता था और वो लोगों को बुलाया जाता था कि जब गेहूं का पाक होता था तब वो प्रोटेक्ट करते थे। और यू आर राइट, दे वर द वंस हु वर मेकिंग द आर्म्स and selling the arms at that stage. But मैं तो एक ही बात कहूँगा आपकी बात सुनने से दीपा जी, कि अगर कोई CSR वाले सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो
if nothing else, they should commit certain percentage of their giving to this community at the terms of the community, not at their term, not projectize them because that will kill them. But it's been a pleasure. मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में दीपा जी. थैंक यू, आप आए हमारे साथ और शायद जो सुनने वाले हैं उनकी थोड़ी सेंसिटिविटी जिसके बारे में आगे गई हूँ. शुक्रिया बहुत बहुत. नहीं, बहुत 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 शुक्रिया. और ये जो गगन ने जो अंतिम बात की है कि कहीं न कहीं सिर्फ CSR नहीं, एक समाज का भी एक दायित्व है, एक रेपरेशंस एंटी कम्युनिटीज़ के संदर्भ में लगता है. क्योंकि रोमाज यूरोप में रेपरेशन की बात कर रहे हैं कि इतने इतिहास में आपने जो हमको जिस ढंग से दमन करके जिस ढंग से आपने रखा है, उसके लिए वी डोंट ओ यू एनीथिंग, यू ओ अस अ रेपरेशन. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस एक विचार और एक सोच, मुझे लगता है कि ये चर्चा से बहुत बड़े पैमाने पर उभर के आई है. तो जस गगन को ज्वाइन करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खास बातचीत रही. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. जय भीम. जय भीम.